चले इस बीच अब आज किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमारे एक्सपर्ट्स बना रहे हैं। राजेश पालविया हमारे साथ बने हुए हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटी से, उनसे समझते हैं। राजेश, सुबह तो सिर्फ बहुत ही दोनों तरह के ट्रेड दिखे। एक बार के लिए तो 40,000 बैंक निफ्टी पर अचीव हुआ, लेकिन उसके बाद शॉर्ट के भी बहुत मौके बने, लेकिन बाजार अब भी रेजिलिएंट तो है। अभी फिलहाल आपको किस तरह की सिचुएशन दिख रही है? क्या रेंज पर के लिए आप प्ले आउट कर रहे हैं इंडेक्स पर? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, मार्केट में अभी भी टोन तो बुलिश ही है और हमें बाय साइड का ही ट्रेड यहाँ पे मार्केट में इनिशिएट करना है। कोई भी वॉलेटिलिटी के चलते अगर डिप भी मिल रहा है तो उसको हमें बाय ही करना है, क्योंकि हम यहाँ पे 17,500-550 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव लेवल है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से भी। और बैंक निफ्टी में देखें तो जरूर कॉल राइटर्स की पोजिशन 40,000, 40,200, इवन 40,500 ये स्ट्राइक्स पे कॉल राइटर्स की पोजीशन है। तो ये लगता है कि थोड़ा यहाँ पे जरूर एक रुकावट देखने को मिल सकती है कुछ समय के लिए, लेकिन ये एक टेम्पररी है। वीकली एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोजीशंस बनी हुई है। हमें लगता है जैसे ही बैंक निफ्टी में 40,200 के लेवल क्रॉस होंगे तो वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का मूव भी आते हुए दिख सकता है। ओवरऑल बैंक निफ्टी के कंपोनेंट की बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स में भी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। ओवरऑल बैंकिंग फाइनेंशियल एक बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो एज सच यहाँ पे ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव है और यहाँ पे लॉन्ग साइड की ही अपॉर्चुनिटी मार्केट में ढूंढना है। दोनों इंडाइसेस ओवरऑल देखें नियर टर्म शॉर्ट टर्म अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश जोन पे ही ट्रेड कर रही, तो हमारा व्यू दोनों ही इंडेक्स पे बुलिश है। निफ्टी पे हमारा स्टॉप लॉस अभी 17,550 के आसपास है और बैंक निफ्टी पे लॉन्ग साइड के लिए हमारा स्टॉप लॉस जो बना हुआ है वो है करीब 39,400 के आसपास। हमने हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल किया हुआ है। जब तक ये लेवल इंटेक्ट है हम बाय साइड के ही ट्रेड यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। बिल्कुल, इनफैक्ट आज भी 39,560-65 के आसपास बैंक निफ्टी ने रिबाउंड लिया था काफी बढ़िया। हमारे साथ कुणाल भी आ गए हैं स्टूडियोज में और ध्वनि पटेल भी हमारे साथ लिंक पे जुड़ गई हैं। कुणाल, आज निफ्टी बैंक निफ्टी का जो सेकेंड हाफ का रिबाउंड आया उसको कैसे रीड किया आपने और अभी के लिए क्या ट्रेड्स? तो आई थिंक काफी अच्छा रिबाउंड था इंट्राडे, बिकॉज हमने गैप अप ओपन किया, फिर फर्स्ट हाफ एन आवर फर्स्ट 1 आवर में हम करेक्ट कर चुके थे और उसके बाद एक स्टेबल बिल्टअप आया है इंडेक्स में। तो मेरे अनुमान से आई थिंक ये एक रूटीन बन चुका है इंडेक्स के लिए कि एक जब हम एक गैप अप ओपनिंग या ऐसे दौर से गुजरते तब जनरली इंट्राडे वॉलेटिलिटी आती है, बट उसके बाद में कमबैक काफी स्ट्रांग हो जाता है। बट हमें वो देखना होता है कि मार्केट की इंटरनल्स कितनी ज्यादा स्ट्रांग है और क्या न्यू सेट ऑफ स्टॉक्स या न्यू सेट ऑफ सेक्टर्स ब्रेकआउट दे रहे हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी डिफरेंट सेट ऑफ स्टॉक्स एंड सेक्टर्स है। जैसे कि मेटल इंडेक्स में बहुत अच्छा मूव आया है। निफ्टी मेटल इंडेक्स अपने आई थिंक मल्टी मंथ ब्रेकआउट के कगार पे आ चुका है। फार्मा इंडेक्स में काफी सारे फार्मा स्टॉक्स जैसे कि सिप्ला एक्सेट्रा काफी बढ़िया लग रहे हैं। टायर स्टॉक्स में अच्छा मूव आया है और ऑटो स्टॉक्स करेक्ट कर रहा है। तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक हो गया और काफी सारे न्यू सेक्टर्स ब्रेकआउट जोन पे आ गए हैं। बट इस रिगार्ड्स मैं कपल ऑफ बाय कॉल्स इनिशिएट करूंगा। पहला मेरा बाय कॉल रहेगा सिप्ला पे, बिकॉज मेरा मानना है कि आई थिंक स्टॉक एक बहुत ही क्लासिकल ब्रेकआउट जोन पे आ चुका है। 1040 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि एक 10% का मूव आ सकता है सिप्ला में अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हो। 1140 का टारगेट रख सकता है सिप्ला पे। स्टॉप लॉस 1000 का रखूंगा इस पे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक स्टॉक जिसने काफी अंडर परफॉर्म किया है मोस्ट ऑफ द अदर टायर स्टॉक्स में से। शॉर्ट टर्म चार्ट्स की बात करें तो एक ट्रिपल डाइवर्जेंस स्टॉक बना रहा है आरएसआई पे, तो इस पे भी मैं कॉन्ट्रा बुलिश कॉल दूंगा। स्टॉक 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक यहां से अगर रिवाइव हो तो 2150 का लेवल्स हिट कर सकता है। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1945 का। एब्सोल्युटली ऑल पॉजिटिव बायस यहाँ पर नजर आ रहा है। कुणाल, इट विल बी अ लिटिल लॉन्ग टू आस्क यहाँ पर, लेकिन एक महीने का नजरिया कहाँ रखते हैं? निफ्टी क्या 19,000 तक के लेवल्स छूने की कोशिश करेगा? तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम इस रफ फेज को डाइजेस्ट कर ले और अगर ग्लोबल मार्केट्स यहाँ से अगर इंडिकेशन दे दे थोड़ी पॉजिटिविटी का, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हम इंडाइसेस में एक न्यू हाई देख सकते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए कि ग्लोबल डेटा पॉइंट्स जो थोड़े से डिसएरे में चल रहे हैं, हैप्पीजार्ड डायरेक्शंस पे चल रहे हैं, अगर वो सिंक्रोनाइज डायरेक्शन हो जाता है तो मेरे अनुमान से बहुत बढ़िया ट्रेंड आ सकता है इंडेक्स में। चले ठीक है, तो बढ़िया अप ट्रेंड 18,000 अगले हफ्ते तक संजीव वजीर मानते हैं, इस हफ्ते के एंड तक कुणाल मानते हैं कि 19,000 आ जाएगा और बूफा कहता है 19,500। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट व्यू ले लेता हूँ बहुत ज्यादा बुलिशनेस हो रही है। कोई भी चीज अगर आपको चार्ट पे ये बता रही है क्या कि एक बार हम 32-33 या अराउंड 35 बैंक निफ्टी में जाए, कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? आप फिलहाल तो ऐसा नहीं दिख रहा। इस पे अजय थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे क्योंकि 32,000-33,000 आते तो कहते हैं कि और खरीदने का मौका था, लेकिन नहीं, काफी लोग बाजार में ना बैंक निफ्टी को बहुत बुरी तरह लोड करना चाहते हैं, लेकिन वो चेज नहीं करना चाहते। और मैं आपको इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की बता रहा हूँ बात, वो चाह रहे हैं कि एटलीस्ट
टॉप से 5-7% तो गिरे। 40,000 को अगर आप टॉप पकड़ते हैं तो 2-3 पॉइंट तो नीचे आए तो लोड अप करें माल। एंट्री पॉइंट मिले हैं। रिवर्स entry गियर में, point लेकिन आप देख नहीं फिलहाल तो रहे नहीं बाजार को। ऑल राइट, चलिए ठीक है, चलिए बिल्कुल, धोनी लेकिन को भी ले लेते हैं। कॉल्स बिल्कुल बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज और साथ ही दूसरा स्टॉक बताया कुणाल ने यहाँ पे, सिप्ला, करेक्ट। ध्वनि पटेल भी हमारे साथ बनी हुई है, उनसे भी उनका व्यू समझेंगे। लेकिन बिफोर दैट अजय, आपको याद तो बालकृष्णा, इसको हमने काफी इलैबोरेटली डिस्कस किया था कि यूरोप के स्लो डाउन के कारण ये रिवर्स कॉल दी है कुणाल ने, और मैं बताऊं क्यों, जो मुझे समझ में आ रहा है। ना, ये perform कर चुका था। पीक पेसिमिज्म है, पीक पेसिमिज्म, करेक्ट पीक पेसिमिज्म में ही तो आप लेंगे। करेक्ट, और बहुत यहाँ से चीजें सुधरने लगेंगी तो आपको ये भाव थोड़ी मिलेगा। बिल्कुल। और अपोलो टायर जिस तरह की तेजी पूरा टायर स्पेस दिखा रहा है, ये स्पेस के लिए भी रब ऑफ रहेगा। चलिए, Correct. ध्वनि भी है हमारे साथ, ध्वनि पटेल। ध्वनि, गुड आफ्टरनून। आप इंडेक्स पे क्या स्ट्रैटेजी बना रही हैं? आप बताइए, आपका क्या टारगेट है? गुड आफ्टरनून। यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स में अगर हम निफ्टी को स्पेसिफिकली देखें तो निफ्टी पे डेफिनेटली 17,800 का जो लेवल है उस पे मेरी भी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि वहां पे हमने ऑलरेडी अगर 30 मिनट्स के चार्ट पे देख रहे हैं तो 2 स्विंग हाइज बना चुके हैं और उसके ऊपर कंसिस्टेंटली क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। तो 17,800 का लेवल जो है उसको यहाँ पे मैं ध्यान में रखूंगी। उसके ऊपर कोई भी एक यहाँ पे बुलिश कॉल इनिशिएट करी जाएगी हमारी तरफ से। करंटली अभी आज के दिन में अगर हम देखें तो एक नो ट्रेड जोन जैसे ही बना हुआ है पिछले 2 घंटे में। यहाँ से मुझे अगर ये ऊपर के साइड के लेवल नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं तो मेरा व्यू यहाँ से बेरिश साइड का बन रहा है। नीचे में मेरा जो पहला टारगेट निफ्टी पे रहेगा तो 17,480 का एक लेवल है, उसे स्पेसिफिकली मैं ध्यान में रखना चाहूंगी। बैंक निफ्टी ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो सेम वहाँ पे भी 40,000 का जो लेवल है, एक राउंडिंग नंबर वहाँ पे भी जो बोल रहे हैं उसका एक रेजिस्टेंस बन रहा है। ऑप्शंस का भी हम डेटा यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं तो 40,000 में काफी अच्छी यहाँ पे कॉल राइटिंग भी देखी गई है। 39 लाख करीब वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे बना हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में मेरा एक बेरिश साइड का व्यू बन रहा है। ओके, अपनी ट्रेडिंग आइडियाज ही बताएं जरा ध्वनि। जी बिल्कुल, मेरा फर्स्ट ट्रेडिंग आइडिया जो रहेगा वो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पे रहेगा। कंडीशनल कॉल है, हमें इस पे बाइंग करनी है, बट आज के दिन के जो हाईज बने हुए हैं उसके ऊपर बाय करना है। तो दिन के हाईज जो बने हैं 137 के लेवल के पास बने हैं। 137 के ऊपर हमें अगर इसके अंदर ट्रेड देखने को मिल रहा है तो इसके अंदर एक बाय कॉल बनेगी वहां से। और ऊपर की तरफ के जो फर्स्ट टारगेट मिल रहे हैं तो 152 तक का एक यहाँ पे टारगेट बन रहा है। उसका भी रीजन स्पेसिफिकली वही है कि वहां पे हमें एक 200 पीरियड का मूविंग एवरेज मिल रहा है तो उसका एक रेजिस्टेंस बनेगा। और 150 का जो वहां पे डेरिवेटिव डेटा भी है तो हमें कॉल्स में अच्छी खासी एक ओपन इंटरेस्ट दिख रही है। तो आज के डे के हाई के ऊपर इसके अंदर बाइंग रहेगी। 152 का टारगेट रहेगा और नीचे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा वो 130 का हम स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे। दूसरी कॉल जो यहाँ पे बन रही है तो मेरी आरईसी में बन रही है। आरईसी में अगर हम देखें तो टार्ट स्ट्रक्चर काफी बुलिश यहाँ पे बना हुआ है। डेलीज पे हायर हाई की फॉर्मेशन बन रही है। करंटली हम देखें तो हमें देखने को मिल रहा है कि कंसोलिडेशन यहाँ पे छोटी सी एक जोन बनी हुई है। उस जोन का ब्रेकआउट जो मिल रहा है वो हमें 109 के लेवल्स के ऊपर मिल रहा है। तो 108 से लेके 109 जो करंट प्राइसेस चल रहे हैं उसी में इसकी बाइंग करनी रहेगी। ऊपर की तरफ फर्स्ट टारगेट जो रहेंगे 113.5 के रहेंगे और जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो 106 का स्टॉप लॉस लेके चलना है। अजय, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग वन, इंडिया बुल्स हाउसिंग। इंडिया बुल हाउसिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। ध्वनि की जो कॉल्स होती हैं कई बार काफी अलग होती है। इनफैक्ट ध्वनि, मालूम है आपको, इंग्लिश में एक वर्ड है पिलो वर्ड, आपने नाम सुना है इसका? इसको हिंदी में बोलते हैं तकिया कलाम, और इसीलिए शायद ये वर्ड है। आपको जो है जब आप आती हैं स्क्रीन पे तो आपको ये नहीं कहना चाहिए मेरा टारगेट है फला स्टॉक का, ये टारगेट बन रहा है। आपको कहना चाहिए मेरे को कमाई की ध्वनि आ रही है यहाँ से, मुनाफे की ध्वनि आ रही है इस वाले स्टॉक से। ये आपका पिलो वर्ड हो जाएगा। That's a good one, Ajay. क्योंकि ये जो कमाई की ध्वनि इनको जिस स्टॉक्स में आ रही है वो अभी रेडार पे नहीं कई लोगों के। आरईसी कोई बात ही नहीं कर रहा है, आरईसी की। Absolutely. इंडिया बुल हाउसिंग कोई बात ही नहीं कर रहा है। बड़े इंटरेस्टिंग स्टॉक्स निकाल के लाई हैं। एनीवेज, तो ध्वनि, हम जब अगली बार आपसे बात करेंगे तो यही पूछेंगे, तकिया कलाम आपका सेट हो गया है। ध्वनि, आपकी कमाई की ध्वनि कहाँ से आ रही है? चलिए, राजेश जी का भी स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून राजेश जी। टू स्टार्ट विद ट्रेडिंग आइडियाज आपके क्या हैं, आप बताएं। गुड आफ्टरनून।
तो देखिए स्टॉक आइडियाज जो है, पहला स्टॉक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। यहाँ पे काफी समय से एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था, लेकिन अगर हम इसको डेली वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो वीकली चार्ट पे इसमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है। ये एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि स्टॉक में अब एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक एक अच्छी तेजी के लिए यहाँ से रेडी होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखे, हमें लगता है BSE को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 720 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 660 का। दूसरा स्टॉक बाय करना है फाइनेंशियल स्पेस से, उसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हमारे रडार पे है। हमें लगता है जिस तरीके का ये स्टॉक में आज प्राइस एक्शन बना है, ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट जो बन के आना चाहिए वो आना चाहिए करीब 1430 के आसपास। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 1355 का और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे बाय करने की सलाह रहेगी। तीसरा स्टॉक होगा पावर स्पेस से, और उसमें टाटा पावर हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। टाटा पावर में स्टॉक में अगर सीरीज के हाई को भी आज स्टॉक क्रॉस करते हुए दिख रहा है। एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे काफी समय के बाद एक बड़े रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे भी होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक वेल प्लेस्ड है अपने सारे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर, और आज का जो एडिशन देखने को मिला है वो दिखाता है कि स्टॉक में यहाँ से 255 260 की तरफ अपसाइड बढ़ते हुए दिख सकती है। तो टाटा पावर बाय किया जा सकता है 240 के स्टॉप लॉस से। और अगर आप परमिशन दे तो मुझे लगता है मेटल स्पेस पे भी यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। सीरीज की शुरुआत से हम मेटल स्पेस पे बुलिश व्यू रखे हुए हैं, और हमें लगता है कि टाटा स्टील यहाँ से एक स्टॉक है जिस पे फोकस रखा जा सकता है। टाटा स्टील काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। हमें लगता है 115 से 116 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। 105 के स्टॉप लॉस से इसे भी बाय किया जा सकता है। बिल्कुल। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, M&M फाइनेंस के बाद इस काउंटर को तो चलना ही था। स्ट्रॉन्ग डिसबर्समेंट, और उसके चलते आप देख भी रहे हैं कि फाइनेंस काउंटर्स चलेंगे। पिछले 2-3 दिन से ये मूव दिख भी रही थी, और आज इसे कैप्चर अब राजेश कर रहे हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इंडेक्स स्टॉक्स ऑलरेडी चल रहे हैं, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स ऑलरेडी चल रहे हैं, और पावर में टाटा पावर आप चूज कर रहे हैं। लेकिन आज जब सुबह हम बात कर रहे थे, आपको भी याद होगा अजय मानसी की, हम कल्पेन पारेख से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था चुनिंदा हेल्थ केयर उनको पसंद आ रहे हैं। इस वक्त आप लार्ज कैप हेल्थ केयर में देखें तो अच्छी मूव है। सिप्ला कुनाल दे रहे हैं, लेकिन आप सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज सभी में अच्छी मूव है, क्योंकि अंडर ओन्ड हो गया था ना वो स्पेस, सबने अवॉइड कर लिया था। सब बैंक्स और कैपिटल गुड में चढ़ गए थे ऑटोज में, जहां ठीक है, जहां पे टेलविंड है, लेकिन अंडर ओन्ड नियर टर्म में पुल बैक्स बहुत अच्छा देते हैं। और शायद आपको इसीलिए कई स्टॉक्स, इनफैक्ट अपोलो हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर ने पूरी बास्केट में आपको अच्छे मूव्स दिख रहे हैं। लेकिन एक स्टॉक में डिस्कस करना चाहूंगा, 1 महीने का ग्राफ लेके आइए, और वो है ध्वनि के साथ। भारतीय एयरटेल 750 रुपए का भाव हो गया, इतनी धीरे धीरे चल रहा है ये। आपको याद होगा जैसे भारतीय एयरटेल टैरिफ हाइक करता है ना, मालूम नहीं चलता है, बट हर महीने आपको 25 रुपए ज्यादा, 50 रुपए ज्यादा आपके बिल में ऐड हो जाते हैं, मालूम नहीं चलता, स्टॉक चलता रहता है। 1 महीने का ग्राफ लेके आइए डायरेक्टर साहब, आपको मालूम चलेगा 1 महीने में क्या रिटर्न दिए इसने। 1 महीने का ग्राफ ला सकते हैं आप, ये देखिए 1 महीने का ग्राफ 60 रुपए चला ये इस महीने। FNO स्टॉक है लगभग, और बहुत बड़ा लॉट साइज है इसका भी, तो काम हो गया ना। ध्वनि किधर जा रहा है ये? भारतीय एयरटेल पे अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर, जैसे आपने कहा कि बहुत ही धीरे धीरे मूव करता है, बट इसका अगर हम 1 महीने से भी ज्यादा का अगर हम इसका चार्ट पुल करके आते हैं लास्ट ईयर सितंबर से लेके, तो इसमें हम देखें तो एक जोन बना रखी है इसने, जहाँ पे नीचे की तरफ में जब देखिए हम नीचे सपोर्ट लेवल हमको मिल जाता है 640 का, और ऊपर की तरफ से 780 का एक रेजिस्टेंस लेवल बना के चल रहा है। तो इसमें यही हुआ है कि हमने जब देखा इसमें एक अपमूव शुरू हुई, तो 18th यहाँ पे हम देख रहे हैं 14th जुलाई से यहाँ पे एक अपमूव ट्रेंड यहाँ पे शुरू हुई है। 640 का वही बेस जो बना के रखा था, वहीं से वहां पे हमें एक पॉजिटिव साइड का मोमेंटम इसमें देखने मिला है। ऊपर की साइड में यहाँ पे 780 जो है वो मेरा फर्स्ट यहाँ पे एक टारगेट बन रहा है, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं 1 साल का जोन बना हुआ है इस रीजन का, इसके ऊपर अगर हमें ब्रेकआउट मिलती है तो डेफिनेटली स्टॉक में और ज्यादा पोटेंशियल है, हमें और ज्यादा अपसाइड की मूवमेंट्स देखने को मिलेगी। करीब हम जोन की जो रेंज है उसी को मान के चले तो 70% तक की वहां पे टारगेट्स बनती है, बट पहला टारगेट यहाँ पे 780 का रहेगा। 780 के ऊपर हमें डिसाइसिवली क्लोज मिलता है तो फिर हमें वापस रिव्यू करेंगे और फिर फर्दर टारगेट्स इसके बताएंगे।
ऐसा ही एक और स्टॉक अजय, आप भारतीय एयरटेल के लेवल समझना चाह रहे हैं, मुझे अदानी एंटरप्राइज समझना है कि ये मंथ के एंड तक जब निफ्टी में शामिल होगा ये स्टॉक, तो इसकी क्या उस वक्त कितना भाव होगा? 3,500 के पास तो अभी बढ़ते हुए दिख रहा है। राजेश, 1 अक्टूबर से अगर ये शामिल होता है तो उस वक्त यानी रफली आप समझ लें 3 हफ्तों का यहाँ से अब क्या टारगेट लेके चलना चाहिए अदानी के लिए? तो प्रियंका जी, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक में बना है। ऑलमोस्ट 100% से आसपास के ज्यादा के मूव इसी कैलेंडर ईयर में बनते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे हायर साइड पे भी जो बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है और अब तो निफ्टी में इंक्लूजन भी है, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में 3600-3700 तक की अपसाइड भी यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। हालांकि स्टॉक काफी हाई बीटा है, वॉलेटाइल रहता है नेचर में, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हम ट्रेल करने की स्ट्रेटेजी सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें लगता है कि 3320 3320 ये लेवल है। जब तक इसके ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करेगा, नेक्स्ट टारगेट हमें जो लगता है वो आना चाहिए करीब 3600 से 3700 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। हो सकता है ये इंडेक्स में आने के पहले वहां तक ये स्टॉक का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए अदानी एंटरप्राइजेस पर ये राय। और आप देख रहे हैं इस वक्त इस साल के रिटर्न्स अगर देखें तो स्टॉक में एक मजबूत एक्शन दिखा, ये एक्शन जो है आज भी कायम है। लेकिन ध्वनि, कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी राय हम जानना चाहेंगे। और ब्रोकरेजेस के डाउनग्रेड जहां लगातार पिछले महीने आ रहे थे, अब एक ट्रेंड शुरू हुआ है जहां ब्रोकरेज अपग्रेड्स आना शुरू हुए हैं। पर्टिकुलरली सेक्टर स्पेसिफिक अगर अपग्रेड्स की बात करें, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, रियल एस्टेट जैसे स्पेसेस हैं जहां अपग्रेड्स हुए हैं। लेकिन स्टॉक्स में 2 स्टॉक्स हैं, एबीबी और फाइन ऑर्गेनिक्स। यहाँ पर लगातार हमने देखा है कि बुलिश आउटलुक्स बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक में मूवमेंट भी पॉजिटिव है। एबीबी केपेक्स थीम से जुड़ा स्टॉक काफी हद तक हम देख रहे हैं स्टॉक में अच्छी मूवमेंट लगातार हर दिन इस महीने के भी ट्रेंड को अगर देखेंगे अच्छी मजबूती देख पाएंगे। और फाइन ऑर्गेनिक्स में भी करीब 3% की तेजी है। दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय क्या होगी? पहले एबीबी का चार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम इसके अंदर बना हुआ है और उसमें अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें तो जो करंटली शॉर्ट टर्म पे हमें दिख रहा है तो एक साइडवेज डायरेक्शन बना हुआ था। लास्ट 2 या 3 सेशन में स्टॉक जो है वो नए हाईस क्रॉस नहीं कर पा रहा है। बट अगर हम इसका फ्रेश एंट्री अगर किसी को लेनी है तो करंटली मेरी यही सलाह रहेगी कि प्रीवियस डे हाईस को देखिए। प्रीवियस डे हाई के ऊपर जब स्टॉक चलता है तो इसके अंदर डेफिनेटली एक वापस से बाइंग इंटरेस्ट बनेगा। स्टॉक डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे एक अच्छे खासे मोमेंटम में बना हुआ है, तो इसमें ऑब्वियसली हायर साइड के टारगेट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहले जो टारगेट्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं तो हमें 3445 के टारगेट्स मिल रहे हैं। उसके ऊपर भी स्टॉक के अंदर जो पोटेंशियल है इसके हिसाब से हमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी लेके इसमें होल्ड कर सकते हैं। नीचे की तरफ में जो स्टॉप लॉस करंटली पोजीशन पे मेंटेन करना रहेगा तो 3255 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। जैसे ही आपकी कॉस्ट से ऊपर स्टॉक ये 3446 का लेवल क्रॉस करता है तो आप कॉस्ट पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके इसको होल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये तो एबीबी की बात हुई। एक सेक्टर जिसपे क्यूरियोसिटी काफी बनी हुई है क्योंकि हम ऑटो एंसिलरी इन सब स्पेसेस में अच्छी तेजी देख रहे हैं। टायर स्टॉक्स भी लगातार कितने ही दिनों से तेज है। अपोलो टायर जैसे स्टॉक्स हुए इनमें अच्छी मूव है। बालाकृष्णा भी, कुणाल भी एक इस पर रिकमेंडेशन देके गए हैं। आखिर टायर स्टॉक्स में तेजी के बड़े ट्रिगर्स क्या है? एक बार डिम्पी से समझते हैं इस पर रिसर्च। डिम्पी के पास एक रिसर्च रिपोर्ट है। देखिए, टायर ही दौड़ा रहे हैं और पूरे गाड़ी, आप मैं कहूँगा पूरे ऑटो सेगमेंट को टायर की आज काफ़ी तेज़ी से स्पीड लगी हुई है। और एक ना एक दिन ऐसा मौका आ रहा है जब ऑटो एंसिलरीज पूरे इस सेक्टर को बज़ रखे हुए हैं। कल अगर बैटरी बनाने वाली कंपनीज थी तो आज टायर बनाने वाली कंपनीज हैं। खैर, इसके मैं आपको कुछ रीजंस बताता हूँ कि क्यों ये टायर वाली कंपनीज चल रही हैं। इसके अंदर काफ़ी दम है। पहली जो खबर इसमें अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो उनकी कॉस्ट प्रेशर होता है। देखिए, टायर के अंदर वैसे डिमांड कभी भी ज़्यादा कम होती नहीं है टिपिकली जब तक गाड़ियों की सेल्स अच्छी हो रही है, लेकिन इनकी जो बैलेंस शीट है उस पर कॉस्टिंग का बहुत फ़र्क आता है। और कच्चे माल की जो महंगाई में अब कमी आई है, खासकर रबड़ के दाम वैसे भी ज़्यादा नहीं बढ़े थे, जो बड़े भी थे वो वापस कम हो गए हैं। और इसके अलावा कार्बन ब्लैक इस्तेमाल होता था वो भी थोड़ा कम हुआ है। तो 3-4 जो कंपोनेंट मेन रहता है जिससे इनकी कॉस्ट इन्फ्लेट होती है, उन सब के दाम थोड़े नीचे आए हैं, उनकी कीमतों में गिरावट आई है। यही बड़ी वजह है कि टायर कंपनीज के मार्जिन सुधर रहे हैं, इनके बेनिफिट इनको मिल रहा है। जो हमने आपके अगला पॉइंट रखा है उसके अंदर आपने देखा होगा, देखिए मार्जिन अच्छे मिल रहे हैं और रिटर्न रेशियो इनकी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रही है। यानी कि जो एक काम कर रहे हैं उसका इनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। एक और चीज़, ऑटो डिमांड की रिकवरी का भी बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मिल रहा है। अब आप चाहे किसी भी मोड में रहें, चाहे आप सीएनजी गाड़ी चलाते हो, डीजल, पेट्रोल या फिर ई व्हीकल्स चलाते हो, कम से कम टायर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है कि जो सीधा ग्रोथ से आपके आके जुड़ा हुआ है।
तो कोविड के दौरान रिप्लेसमेंट डिमांड जो थी वो ठप पड़ी थी, लेकिन टायर स्पेस में कह सकते हैं टर्न अराउंड आता हुआ दिखा है। डाउनफॉल स्पेस में जरूर देखा था, लेकिन वहां से अब सारे फैक्टर्स ट्रिगर्स जो हैं वो काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। एक तो रॉ मटेरियल से जुड़ी दिक्कतें कम होती दिखी है, डिमांड का आउटलुक बड़ा है और साथ ही डिमांड आगे भी फेस्टिवल सीजन है जिसके चलते बढ़ती हुई ही नजर आएगी, ये संभावना पूरी दिख रही है। राजेश, टायर स्पेस अगर देखें, ऑफकोर्स ऑटो एंसिलरी में टायर स्टॉक्स में आज काफी अच्छा एक्शन है। एक तो टायर स्टॉक पर आपकी राय जानना चाहेंगे और एंसिलरी के साथ साथ एंसिलरी के भी एंसिलरी स्टॉक्स जैसे कि फिलिप कार्बन है, टायर्स को ये कार्बन ब्लैक प्रोवाइड करने का काम करती है। इन तमाम स्पेसेस पर क्या राय होगी, इस पर अगर आप कोई टेक देना चाहें। तो मानसी जी देखिए, टायर स्पेस में तो एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ, जिसमें कि अभी देखें तो लीडरशिप में हम देखें तो अपोलो टायर का मोमेंटम काफी स्ट्रांग बना है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। और जिस तरीके से वीकली चार्ट पे अभी स्टॉक ने एक अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे 260 के ऊपर दिया है, हमें लगता है अपोलो टायर तो यहाँ पे एक अच्छी तेजी कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है, क्योंकि काफी बड़े टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो अपोलो टायर में हमारे जो टारगेट है वो यहाँ पे 290 300 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो होगा करीब 256 के आसपास होगा। इसी स्पेस में जेके टायर को भी देखा जा सकता है। जेके टायर में भी जिस तरीके के फॉर्मेशन बने हैं, हमें लगता है जेके टायर भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिख सकता है। स्टॉक में डेली चार्ट के हिसाब से देखें तो उसमें एक अप स्लोपिंग चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से चैनल ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है तो नेक्स्ट टारगेट जो इसके आते हैं वो इमीडिएट टारगेट हमें लग रहा है 185 190 तक भी इसमें तेजी कंटिन्यू रह सकती है। तो 148 के स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड रखा जा सकता है। बालाकृष्ण इंडस्ट्री पे ऑलरेडी कुणाल ने बाय रिकमेंडेशन दिया है। एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से ये स्टॉक में एक पुलबैक के साइन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है बालाकृष्ण इंडस्ट्री जैसे ही 2040-2050 के लेवल को क्रॉस करेंगे तो वहां पे भी एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव प्ले आउट होते हुए दिख सकता है। तो ये स्टॉक में हालांकि अभी नियर टर्म सेटअप के हिसाब से अभी भी स्टॉक नेगेटिव जोन में है, बट यहाँ पे एक ओवरसोल्ड जोन से पुलबैक के चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी बाय का ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब 1955 के आसपास होगा। जैसा आपने बताया फिलिप्स कार्बन के सेटअप को अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करें तो ऑलरेडी डिस्क्लेमर देंगे कि हमने लास्ट वीक के हमारे क्लाइंट्स को पोजिशनल बेसिस पे इस पे बाय रिकमेंडेशन दिया हुआ है, और हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरीके के ब्रेकआउट डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे फिलिप्स कार्बन में होते हुए दिखे, ये स्टॉक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 165 से 175 तक के, स्टॉप लॉस से करीब यहाँ पे 135 का। ऑलराइट, अहेड ऑफ द कर्व आपने ऑलरेडी फिलिप्स कार्बन में एंट्री अपने क्लाइंट्स को दिलवा दी है। एंट्री की बात करें तो बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स एक स्टॉक पे अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं, मौका देख रहे हैं कब हम एंट्री लें, लेकिन वहां पे कुछ स्ट्रक्चरल बदलाव आ रहे हैं और जिसकी वजह से स्टॉक में जबरदस्त तेजी है। मैं बात कर रहा हूं एस चांद की। एस चांद का स्टॉक लेके आए डायरेक्टर साहब, और आप देखेंगे कि एक महीने में एस चांद आज भी 5.25% ऊपर है, करीब 195 के आसपास, लेकिन एक महीने का ग्राफ देखिए 40% का मूव एस चांद में आ चुका है। ऐसा क्या हो रहा है, इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है बाजार में इन्वेस्टर्स का, ये हम पता लगाते हैं। सौरभ मित्तल साहब जो सीएफओ है कंपनी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। मित्तल साहब गुड मॉर्निंग, इनफैक्ट गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आज एक बहुत ज्यादा रुचि हमें दिखाई दे रही है, हम इन्वेस्टर्स से बात कर रहे हैं जब आपके कंपनी की तरफ, एक तरफ तो वो ये देख रहे हैं कि एक टर्न अराउंड जो चल रहा था वो पूरा हो गया है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार लाने वाली है वो उस पॉलिसी का आपकी कंपनी पे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जा रहा है। आप कृपया करके समझाएं कि ये जो पॉलिसी सरकार लाने वाली है इससे आप जैसी कंपनी को किस तरह का बूस्ट मिल सकता है। नमस्कार जी। एंड जो बदलाव आपको दिख रहा है एक्चुअली पिछले 3 साल से हम लोग कोशिश कर रहे थे। कोविड में काफी दिक्कत आई थी इंडस्ट्री को, क्योंकि स्कूल सारे बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, ऑनलाइन चल रहा था, तो फिजिकल डिलीवरी ऑफ बुक्स में थोड़ी दिक्कत थी, थोड़ी सप्लाई चेन में भी प्रॉब्लम थी। बट आज की डेट में अगर आप सुबह सुबह निकलेंगे तो आप सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आज की डेट में बच्चे स्टडीज भी कर रहे हैं, कॉलेजेस भी खुले हैं, तो उससे काफी फर्क पड़ गया है। हमारा Q1 भी अच्छा गया था, 3 गुना सेल हुई थी फर्स्ट क्वार्टर में। लास्ट ईयर भी टर्न अराउंड करके प्रॉफिटेबल हुए। और पिछले 3 साल में हम लोगों ने जो अपना कॉस्ट कंट्रोल और वर्किंग कैपिटल भी इंप्रूव किया है, उससे काफी हमारी बैलेंस शीट भी काफी
इम्प्रूव हो गई है। डेट हमारा काफी कम हो गया है। नेट डेट हमारा जून एंड में 27 करोड़ था, और अभी पीछे हमने टेक्स्ट बुक में भी एग्जिट लिया, जो हमारा 8 गुना पैसा बना है। पिछले 5 साल से हम इन्वेस्टेड थे, तो काफी चीजें हैं जो चेंज हो गई हैं हमारी वर्किंग में भी। और विद ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, ये आपकी 17 साल के बाद आ रही है। 2005 में आखिरी बार एनसीएफ रिवाइज हुआ था, इस साल होता है। तो उससे एक तो सारी पुरानी किताबें हैं वो किताबें चेंज होती हैं, तो उससे ऑफ कोर्स वॉल्यूम बढ़ती है, कम से कम 20-25% वॉल्यूम 2-3 साल कंसेक्यूटिव बढ़ती है। हमने 5 से 8 में ये देखा था, तो काफी सब्सटेंशियल चेंज भी हो जाता है उससे। एंड जो बड़ी ऑर्गेनाइज कंपनीज हैं उनको मौका मिलता है और अपना मार्केट शेयर गेन करने का, तो काफी गेम चेंजर है इस ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आपने सौरभ काफी एक्सप्लिसिटली और आसान शब्दों में समझाया भी, लेकिन एक जो बड़ा कंसर्न हम जितने भी एजुकेशन स्टॉक्स हैं उनके लिए देखते हैं, क्योंकि पेपर स्टॉक्स भी उसी तरह उसी मूव के साथ चल रहे हैं। अगर स्कूल कॉलेजेस खुले हैं, रीओपन का थीम बड़ा है, तो पेपर के भी प्राइसेस बहुत बड़े हैं। ये आपके मार्जिन पर जरूर एक बड़ा हिट रहा होगा। कैसे आप इसे डील कर रहे हैं? क्या प्राइस हाइक्स एक सोल्यूशन है जो आपने इंप्लीमेंट किया है, और आपको लगता है कि पेपर की कीमतें इसी तरह से हाई रहेंगी? कैसे आप मार्जिन को सस्टेन करेंगे? फिर पेपर की कीमतें तो कंसर्न है हमारे लिए। हमने ऑलरेडी करीब 80 से 85% तक पेपर हमने ऑलरेडी अपना प्लान कर लिया है। प्राइसेस पिछले साल से 40 से 45% ज्यादा हैं, बट आप ये मान के चलिए क्योंकि पेपर कॉस्ट मेरे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट की एक ज्यादा परसेंटेज नहीं है। मेरे ग्रॉस मार्जिन हमारे काफी ठीक हैं, तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो पड़ेगा ग्रॉस मार्जिन के ऊपर 1 से 2% से ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरा, प्राइसेस हम 15 से 18% बढ़ा रहे हैं। थोड़ा मार्केट में जो डिस्काउंट शेयर होता है वो थोड़ा कम होगा, तो कई चीजें कर रहे हैं उसमें। और इस साल क्योंकि वॉल्यूम्स हायर होंगी, तो ओवरऑल एबिटा लेवल और प्रॉफिट लेवल पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। मिस्टर मित्तल, Q4 FY23 तक कर्ज मुक्त होने की योजना आप बना रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी बेस्ट विशेस कि आप अपने गोल्स, जो टारगेट्स आपने सेट किए हैं, उन्हें अचीव कर पाएं। लेकिन इसे ध्यान में रखते हुए फिर केपेक्स प्लान्स, कारोबार विस्तार को लेकर प्लानिंग क्या कर रहे हैं? आगे फंड रेजिंग को लेकर क्या कुछ योजनाएं आपने बनाई हैं? फंड रेजिंग तो अभी हमको इस समय तो कोई जरूरत नहीं है। हमारा बिजनेस हर साल 100 से 125 करोड़ कैश जनरेट कर रहा है पिछले 2 साल से। अच्छा वर्किंग कैपिटल चल रहा है, तो फंड रेज की तो कोई डिस्कशन है ही नहीं। एक्स्ट्रा फंड टेक्स्ट बुक की सेल से भी आ गया था, जिससे हमने डेट रिड्यूस किया है। तो जो हमारा डेट है वो तो मार्च एंड तक खत्म हो ही जाएगा। कैश पॉजिटिव ही रहेंगे मार्च एंड तक। केपेक्स बहुत ज्यादा प्लान नहीं है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी कैपेसिटी प्रिंटिंग की बाहर बहुत ज्यादा है। तो रिप्लेसमेंट कैपेक्स रहता है 2-4-5 करोड़ का, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। और बाकी कंटेंट डेवलपमेंट में भी इतनी कॉस्ट नहीं है। लार्जली वो जाता है वेरिएबल कॉस्ट में जाता है, ऑथर्स को रॉयल्टी जाती है। तो बाकी फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है ही, उसमें ज्यादा चैलेंज नहीं है। ऑलराइट मिस्टर मित्तल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। डेट कम होगा कंपनी का, तो भी व्यूअर्स ये ध्यान रखें, जब कोई कंपनी डेट से डेट फ्री की तरफ जाती है तो बाकी सारे फैक्टर्स बदलाव के बिना भी वैल्यूएशन चेंज होता है। तो ये एक एडेड पॉजिटिव है कंपनी का, ये ध्यान रखें आप। ये कंपनी गाइड कर रही है, मित्तल साहब गाइड कर रहे हैं कि मार्च तक कॉन्फिडेंट है कैश फ्लो जनरेशन से ही डेट फ्री हो जाने में। राजेश, एक बार चार्ट्स पे देख के बताएं, स्टेडी गेनर है। कंपनी के मैनेजमेंट ने खुद अभी बताया कि क्या बदलाव आ रहे हैं कंपनी में और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। और स्टॉक को देखिए आप, स्टेडी गेनर एकदम 1 महीने में 40% की तरफ जाते हुए। क्या लेवल्स आपको नजर आते हैं, अगर जो व्यूअर्स हमारे इन्वेस्टर्स इसके अंदर राइड कर रहे हैं इसको अपसाइड को? तो अजय जी, स्टॉक में अगर हम देखें तो ये 3rd कंसेक्यूटिव मंथ रहेगा जहां पे स्टॉक एक हायर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से लास्ट 2 महीने में स्टॉक में एक ब्रेकआउट यहाँ पे मंथली चार्ट पे एक करेक्शन फेज का यहाँ पे देखने को मिला है। स्टॉक एक
डाउन स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा था मंथली चार्ट पे, और वो ब्रेकआउट लास्ट 2 महीने में प्ले आउट होते हुए दिखे, और जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे मंथली चार्ट पे बने, ये कहीं ना कहीं एक बड़े रिवर्सल के साइन स्टॉक के प्राइस पे आते हुए दिख सकते हैं। तो हमें लगता है कि स्टॉक का स्ट्रक्चर तो अब यहाँ पे बुलिश में टर्न हो चुका है शॉर्ट टू मीडियम टर्म बेसिस पे भी। तो जिनके पास पोजीशन है या जो ये स्टॉक को फोकस में रखे हैं बाय करने के लिए, तो अगर थोड़ा छोटा मोटा भी कोई डिप मिलता है तो ऐड किया जा सकता है। 175 का स्टॉप लॉस होगा, लेकिन हमें लगता है पोजीशनल टारगेट ये स्टॉक पे आते हुए दिख सकते हैं करीब 260 से 270 तक के। 260 270 की तैयारी कर रहा है। मुझे याद है आपने स्टॉक्स बहुत पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जब जिक्र हुआ था, सारे स्टॉक्स हमने एक्सप्लिसिटली डिस्कस किए 3 स्टॉक दिए थे। 3 स्टॉक्स, एसचान, नवनीत और वेरांडा। करेक्ट। और तीनों में आप 40 से 50% का मूव देख चुके हैं। बिल्कुल, हमारा काम ही यही है ना कि ये पता लगाना कि टॉप फंड्स जो हैं लास्ट 3-3 महीने के तीनों चार्ट्स आप देख लीजिए कि फंड्स किधर मूव कर रहे हैं, और फंड्स अगर मूव करेंगे तो स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस आएगी। ये देखिए 3 महीने में 50%, वो 3 महीने में 40%, और नवनीत को भी ले आइए, बुरा नहीं है 3 महीने में 50-60%। सबसे फास्ट रिटर्न एक एसचान का रहा, 1 महीने में आपको लगभग 40% मिल गए। 3 महीने में 75%। मैं एक स्टॉक और डिस्कस करना चाहूंगा जो बहुत दिनों बाद रेडार पे आ रहा है, और ध्वनि से हम डिस्कस करेंगे। जीएमएम फॉडलर। डायरेक्टर साहब, जीएमएम फॉडलर का आज का इंट्राडे लेके आइए और लास्ट 1-1.5 साल का लेके आइए स्टॉक। वहां पे एकदम एसआरएफ और हाइकल और दीपक नाइट्रेट जैसा केस हुआ है। ये मोस्ट लव्ड स्टॉक था, मार्सेलस का बड़ा हिस्सा था, एक इन्होंने ट्रांजैक्शन किया, ये रेडार से हट गया, और आज बहुत दिनों बाद जीएमएम फॉडलर 10% वॉल्यूम ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। कुछ फंड से मिल भी रहे मैनेजमेंट्स, लेकिन एनीवेज चार्ट चेक लेके बताते हैं जरा। आज का जो 8% का मूव है जीएमएम फॉडलर में, ध्वनि क्या लगता है यहां से? ये एंट्री तो ली है आज, आप समझ लीजिए 12:30 के आसपास वॉल्यूम हुआ है, तो जिन्होंने इसके अंदर एंट्री ली है क्या लेवल्स दिख सकते हैं? इसके अंदर एंट्री के जो संकेत है वो हमें ऑलरेडी मिल गए थे जब पहली बार इसके अंदर हमें वॉल्यूम के साथ एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी 29 जुलाई को। तब से स्टॉक एक बढ़िया मोमेंटम में यहाँ पे बना हुआ है, और उसके अगर नेक्स्ट एंट्री लेवल्स है तो हमें 1770 के पास यहाँ पे एक और ब्रेकआउट मिला था। करंट लेवल पे यहाँ पे जो स्टॉक ट्रेल कर रहा है तो 1920 जो इसके पहले के एक हाई और एक कंजेशन जोन भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं, उसके ऊपर स्टॉक ने यहाँ पे मूव करा है आज के सेशन में। तो डेफिनेटली इसके अंदर कन्विक्शन हाई बढ़ती है, और इसका जो वॉल्यूम भी है तो वॉल्यूम भी अगर हम देख रहे हैं तो बहुत कम बार ऐसी इंस्टेंसेस है कि जीएमएम में इतनी वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हो। तो डेफिनेटली यहाँ से बाय बनता है इसके अंदर, और ऊपर की तरफ जो पहले टारगेट्स यहाँ पे बनते हैं तो 2, 3, 4, 5 के यहाँ पे फर्स्ट टारगेट्स बनते हैं। राइट, तो जीएमएम फॉडलर ये एक स्टॉक जिस पर आपको नजर जरूर रखनी चाहिए। आज भी 8% तेज है, नजर तो पड़ी होगी लोगों की 8% तेज, लेकिन ये स्टॉक हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो कई सारे स्टॉक्स जो इस वक्त अच्छा चल रहे हैं और जिनको हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से एक स्टॉक आप एस्ट्रल को भी एक बार देखें। एस्ट्रल पे लगातार ये भी एक बड़ी थीम है, होम फर्निशिंग की थीम है, रिफर्बिशमेंट की थीम है, और उसके चलते आप एस्ट्रल इसमें क्या टारगेट्स अचीव, इनफैक्ट एक बड़ी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई थी, तब ये स्टॉक लगभग 2200-2150 के पास था, वहां से भी अच्छा मूव आ गया है। अभी और कितनी मूव पॉसिबली दिखती है चार्ट्स पर आपको राजेश, अगर ट्रेडिंग का व्यू कोई रखता है 2 से 3 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए? तो बिल्कुल एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ये स्टॉक ने दिखाया, और जिस तरीके से इसके ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप बने हुए हैं, हमें लगता है ये स्टॉक एक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक है। कभी भी कोई डिप मिलती है तो इसको ऐड ही करना चाहिए, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी ऐड किया जा सकता है। अभी अगर हम इसके नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप की बात करें तो स्टॉक में जिस तरीके से अभी सेटअप बने हुए टेक्निकल चार्ट जो इंडिकेट कर रहे हैं, हमें लगता है 2530 जो कि इसके प्रीवियस स्विंग हाई थे जनवरी के, वहां तक ये स्टॉक का मोमेंटम कंटिन्यू रहते हुए दिख सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहना चाहिए, 2240 के आसपास का स्टॉप लॉस आके 2540 यहाँ से हमें लगता है कि इमीडिएट टारगेट आते हुए दिख सकता है, और वो लेवल को अगर ये सरपास करेगा तो ये स्टॉक में जो एक अप ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है, वो स्टॉक का रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड भी यहाँ पे होते हुए दिखेगा, और भी फर्दर हायर साइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। बट अभी हमें लगता है शॉर्ट टर्म के हिसाब से 2540 के टारगेट के लिए पोजीशन इसमें होल्ड रखना चाहिए, 2240 का स्टॉप लॉस होगा। जी हाँ, ये तो हो गया एस्ट्रल के ऊपर कॉल। आपको हम कुछ एक व्यूज सुनवा देते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट हमारे साथ आए थे, जैसा हमने बात किया था 100 मिलियन नए डीमैट अकाउंट्स, टोटल डीमैट अकाउंट्स इनफैक्ट, उससे एंजल वन जैसे बहुत सारे कंपनीज को फायदा हो रहा है।
मिस्टर तिवारी, प्रभाकर तिवारी से बात हुई थी, चीफ ग्रोथ ऑफिसर है एंजल वन के। आइए उनकी एक व्यू ले लेते हैं, फिर वापस आएंगे। 10 करोड़ ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह से जो हम फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हम जो देख रहे हैं, उससे नए हमारे रिटेल कस्टमर इन्वेस्टर आज की डेट में 9.7% इंडिया इनकॉर्पोरेटेड को होल्ड कर रहे हैं। और ये 10 करोड़ डीमैट अकाउंट इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें अभी भी थोड़ा डुप्लीकेशन होगा, इसका मतलब ये है कि अभी भी बहुत स्कोप है इसमें ग्रोथ आने के लिए। बट एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था जो हमने कोविड के टाइम पे एक्सपीरियंस किया था, और कई लोगों ने ऐसा कहा था कि कोविड के बाद इसमें बहुत ज्यादा या तो रुकावट आ जाएगी या इसमें स्लोनेस आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं पिछले 4 महीनों में ये हाईएस्ट मंथली एडिशन था, और हमने 10 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर दिया है। और अगर ऐसा ही चलता रहा और भगवान की कृपा रही हम सब पर, इस बिजनेस पर, तो 20 करोड़ का आंकड़ा भी दूर नहीं है। ऑलराइट, ये देखिए कमेंट्री आ रही है एंजल वन के चीफ ग्रोथ ऑफिसर। ध्वनि, एंजल वन 1400 रुपए आ गया लगभग, यहां से कहां जा सकता है? जी बिल्कुल। एक बार अगर हम इसका डेली चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, तो एक नीचे सपोर्ट जोन काफी अच्छा बना हुआ है, जो मुझे सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है। 1250 का लेवल बन रहा है, जहाँ पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन बन रहा है। इनफैक्ट 3 दिन के कैंडल, 3 दिन पहले की यहाँ पे कैंडल देखे तो वहां पे हमें मूविंग एवरेजेस का एक अच्छा सा क्रॉसओवर भी मिल रहा है, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। तो गोल्डन क्रॉसओवर भी यहाँ पे बन रहा है। ऊपर की तरफ पे डेफिनेटली पोटेंशियल काफी है इस स्टॉक में। सबसे पहले जो यहाँ पे टारगेट बन रहे हैं, तो 1535 के फर्स्ट टारगेट्स बनते हैं। इसके ऊपर हमें डिसाइसिवली क्लोज मिलती है तो हम इसके ऊपर के और टारगेट्स यहाँ पे देख सकते हैं। ओवरऑल फर्स्ट 1535 के फर्स्ट टारगेट्स पे चलेंगे। ठीक है, सो एंजल वन पे ये तो एक टारगेट रहा। इस बीच जो दूसरे स्टॉक्स जहां पर अच्छी मूव्स आज, जैसे हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक सेंटर, ये हम इनकी बात भी स्टार्टिंग में कर रहे थे कि हेल्थ केयर में वहां पर अच्छी वैल्यूएशन दिख रही है, अट्रैक्टिव वैल्यू दिख रही है। हॉस्पिटल स्टॉक्स लाइक अपोलो हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक काउंटर्स, यहां पर मूव अच्छी है। अपोलो हॉस्पिटल लेकिन पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं चल रहा है, 3% की मूव आज भी है। राजेश, इस पर क्या एंट्री पॉइंट इन लेवल्स पर ढूंढना चाहिए या फिर थोड़ा डिप्स का वेट करें? नहीं, सेटअप तो इसके स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, और स्टॉक में अगर वीकली चार्ट पे भी देखें तो ये 3rd वीक होगा जहाँ पे स्टॉक एक स्ट्रेंथ यहाँ पे एग्जिबिट करते हुए दिख रहे हैं। तो जिस तरीके से स्टॉक में करेक्शन के बाद पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक में जो रिकवरी का ट्रेंड बना, हमें लगता है स्टॉक में यहाँ से भी कंटिन्यूटी देखने को मिल सकती है अप ट्रेंड की। और जिनके पास पोजीशन है या करंट लेवल से पोजीशन बना रहे हैं, अभी स्टॉप लॉस को यहाँ पे रखे करीब 43-40 के आसपास। अपसाइड में जो इमीडिएट टारगेट लगता है वो करीब 4600 तक हमें लगता है आते हुए दिख सकता है। वो लेवल एक रिव्यू पॉइंट होगा। 4600 तक की तेजी के लिए यहाँ पे स्टॉक में पोजीशन लॉन्ग साइड की रखी जा सकती है। इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखें तो पूरा नेगेटिव में आ गया है, और इसी के चलते बैंक निफ्टी भी करीब 125 पॉइंट टॉप से नीचे आए। बैंक निफ्टी को इंट्राडे लेके आए। निफ्टी भले इतना नहीं आया हो क्योंकि उसमें रिलायंस है जो नहीं घट रहा, लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर से थोड़ा घटा है। इनफैक्ट एक जो नीचे से राउंड आपने खेला 3950-60 का, उसके बाद 400 पॉइंट खेल के साइड हो जाइए, क्योंकि करीब 40,000 के आसपास सॉलिड रेजिस्टेंस है, वो जल्दी कटेगा नहीं, इसलिए नैरो रेंज की हम बात कर रहे हैं। आप कैसे रीड किया अभी लास्ट 15-20 मिनट का राजेश? तो निफ्टी में तो देखिए अजय जी, बिल्कुल हमें लगता है कि 17,600-650 ही इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से एक सपोर्ट एरिया है, और वो लेवल पे होल्ड आउट करते हुए दिखा। क्योंकि अभी हम देखें तो पिछले कुछ 10-15 मिनट में मेटल स्टॉक्स एक अच्छी लीडरशिप लेते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेक्टोरियल रोटेशन है और निफ्टी को तो यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है। बैंक निफ्टी में जरूर एक डिप लिया है, और 39,900 जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल था इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके नीचे फिसलते हुए दिखा है। बट हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पे जिस तरीके के ओवरऑल शॉर्ट टर्म सेटअप है 39,400, ये लेवल जब तक वायलेट नहीं होता है, कोई मुझे नहीं लगता कि ऐसा यहाँ पे कोई बियरिश ट्रेड यहाँ पे अभी इनिशिएट करना चाहिए। थोड़ा वेट करना चाहिए। 39,400 के नीचे ही हमें लगता है कि मेजर यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ओपन होते हुए दिख सकते हैं। टिल द टाइम मुझे लगता है कि यहाँ पे डिप्स जो मिलेगा वहाँ पे वापस से बाइंग इमर्ज होते हुए दिख सकती है। तो रिट्रेस हो जाएगा बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी पे लेवल्स बुलिश हुई है यहाँ का राजेश का। एक बार चले इस बीच बसीन जी से जुड़ लेते हैं। संजीव बसीन जी हमारे साथ फोन लाइन पर है, उनसे जान लेते हैं कि वो इस वक्त बाजार पर क्या व्यू बना रहे हैं।
आफ्टरनून संजीव जी। टाटा स्टील, नाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, आपकी स्टील की कॉल्स तो अच्छी चल रही हैं, हमें याद भी है, उसके अलावा भी बहुत सारी और दूसरी कॉल्स हैं। इस वक्त क्या आपका कन्विक्शन स्टील पर, मेटल पर, इसी पर ज्यादा है संजीव जी, या फिर नजर कहीं और भी है? हाँ, गुड आफ्टरनून। तो कन्विक्शन तब रखना पड़ता है जब आपको मौका मिले, और आपको फ्राइडे को भी मैंने वेदांता 57-58 में दिया था, देखिए न्यू हाई है। तो डाउ फ्यूचर्स में तो सिर्फ इंग्लिश चैनल लोगों के सौदे कटवाते हैं और कोई सौदा नहीं होता। सो दिस ए गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। इफ यू वर ट्रैकिंग द यूएस इंडिसेस देन यू मिस्ड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी इन द लास्ट 3 weeks, and that is what greed and fear is all about. How can one president be, one icon be always tracked? And we know the reason behind the Fed and the inflation. But आज आप new development देखिए, the dollar has started to weaken. The pound is strong because the UK's new prime minister is saying that she is going to give a huge energy package, and that is why you are seeing across the board strength in all metals. और अभी तो शुरुआत है। अपडेट दे दूं, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, नैल्को, सेल, वेदांता सब आउट परफॉर्मर है। 360-65 में मैंने अजय जी को कहा था अंबुजा री रेट होएगा बिकॉज इट्स कम इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अडानी और कोल एंड पावर कॉस्ट। आज देखिए अंबुजा हिटिंग न्यू ऑल टाइम हाई। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, तीनों छोटे स्टॉक हैं, लेकिन यहाँ से पैसे इन्हीं में बनेंगे क्योंकि ब्रॉडर मार्केट विल अगेन बी अंडर द chaos ऑफ डाउ एंड फ्यूचर एंड सो ऑन। आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल संजीव जी, पैसे की बात हो तो बिल्कुल आप बताएं। तो आइडिया लीजिए, देखिए आपको ये ध्यान होना चाहिए, वोडाफोन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट्स इन लंदन, इन यूके, और जिस तरह का पैकेज आ रहा है, एंड वोडाफोन इज ऑलरेडी कमिटेड टू पुट इक्विटी इनटू आइडिया। आइडिया बाय द वे हैज रिटर्न सम डेट व्हिच इज टेलिंग अस दैट आरपूज आर गोइंग टू राइज। तो मुझे तो यहाँ 12.5 रुपए में उन्होंने कमिट भी किए वारंट। मुझे यहाँ 11 रुपए का भाव दिखता है, 9 रुपए पे 8 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस, तो 70 पैसे का स्टॉप लॉस है, और 3 रुपए की तेजी मुझे आइडिया में दिखती है, पहली बात। दूसरी बात, पीएनबी इज द लार्जेस्ट लेंडर इन नॉर्थ, और उसने कुछ भी नहीं किया अगेंस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बाकी। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर लेंडर, और इस क्वार्टर में आप देखेंगे रिकॉर्ड प्रॉफिट, बिकॉज नॉट ओनली हैव देयर निम्स कम वेरी स्ट्रॉन्ग, the power lender slippages have gone away, so their net performing assets will be at the lowest ever, and I think PNB now fits the bill to be a 50 rupee stock. 37 रुपए में लीजिए, 40 का टारगेट है ट्रेडर के लिए, 35 का स्टॉप लॉस। तीसरा पिक है जो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मर अब क्रिएट कर रहा है फॉर ईवीज एंड पावर जनरेशन, दैट इज BHEL. दिस इज ऑल्सो ब्रोकन आउट ऑन दी अपसाइड टेक्निकली एट 60, स्टॉप लॉस ऑफ 58, 64 का टारगेट। आपका अंबुजा वाला कॉल और मेटल कॉल तो वाकई काबिले तारीफ था संजीव जी, मजा आ गया, नो डाउट अबाउट इट। अभी तो शुरू हो रहा है अंबुजा में, देखते हैं कहां तक जाता है। अजय जी, हम तो आपको और इन्वेस्टरों को कमा के ही देते हैं। अब इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, गुजराती में बोलो या पंजाबी बोलो, कुछ से माल लेके जाओ, माल ही नहीं रहेगा तो फिर क्या आप कमाओगे? सही बात है, बिल्कुल सही बात है संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपने कॉल्स के लिए। अंबुजा सीमेंट पे तो एक चार्ट चेक बनता ही है। इनफैक्ट राजेश आप क्यों ना बताएं, देखिए अंबुजा आज भी डेज हाई की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। 13 रुपए 450 ही है प्रैक्टिकली, और ये 1 महीने 3 महीने लेके आई। ये काफी टाइम तक अदानी डील के बाद स्टॉक चला नहीं था, लोग क्वेश्चन कर रहे थे अदानी साहब क्या करेंगे। 3 महीने 6 महीने का लेके आइए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये 350 के आसपास पड़ा। ये देखिए, ये करीब करीब एंड जुलाई अर्ली अगस्त तक आपको 360 रुपए में मिल रहा था, क्योंकि लोग एक दूसरे को देख रहे थे कौन पहल करे, कौन पहले खरीदे। अब देखिए 100 रुपए आपको 3 महीने मिल गए। चार्ट से बताइए क्या लग रहा है? तो अजय जी देखिए, जिस तरीके का सेटअप बना, स्टॉक अपने आप ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है, जो कि ऑलमोस्ट आप करंट मार्केट प्राइस के काफी नजदीक है। हमें लगता है 440 के लेवल क्रॉस करने के बाद स्टॉक में यहाँ से फिर फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग एक्शन भी बनते हुए दिखेगा। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहना चाहिए। स्टॉक में जिस तरीके के फॉर्मेशन बने इमीडिएट, तो ये स्टॉक में हमें लग रहा है 445 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख रहा है। लेकिन ये जिस तरीके से फॉर्मेशन प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं मंथली, वीकली, ईयरली चार्ट पे, हमें लगता है ये स्टॉक पे 550 तक की अपसाइड भी आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकती है। तो जिनके पास पोजीशन बने रहना चाहिए स्टॉक में। यहाँ पे स्टॉप लॉस अब होगा करीब 415 का, इमीडिएट टारगेट 445, उसके ऊपर हम यहाँ पे पोजीशनल टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए। इसमें 490 से 540 तक की अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकती है।
ऑलराइट, ठीक है। सो ये तो हुआ अंबुजा सीमेंट्स पर एक व्यू राजेश का। बिल्कुल सीमेंट पैक में भी हम देखें तो काफी तेजी तो उस पैक में भी है और अदानी अंबुजा सीमेंट इसे लीड भी कर रहा है। लेकिन दूसरे कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर अभी भी एंट्री पॉइंट बनता है? रिलायंस आप देखें, अब थोड़ा सा 0.5% की तेजी है यहाँ पर। 1.5% जब हमने शो शुरुआत की थी तो लगभग 1.5% तक की मूव वहां देखने को मिल रही थी। अदानी पैक में अदानी पोर्ट्स, राजेश इस पैक में सारे स्टॉक्स ने अच्छी मूव दिखाई है, लेकिन अदानी पोर्ट्स की मूव इतनी तेज नहीं रही है, उतनी पेस पे नहीं रही है अदानी पोर्ट्स, लेकिन अब पिछले कई दिनों से स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए? तो रिलेटिवली अगर अडानी ग्रुप में ही अगर हम इस स्टॉक को एनालाइज करें तो ये थोड़ा कंपैरेटिवली लो बीटा स्टॉक है, लेकिन जिस तरीके के फॉर्मेशन यहाँ पे अब बनते हुए दिख रहे हैं मंथली चार्ट के हिसाब से, हमें लगता है स्टॉक में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट तो मंथली सेटअप के हिसाब से हो चुका है। अब स्टॉक में जो नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए वो करीब आना चाहिए 930-940 तक के। तो स्लो स्टडी ये स्टॉक भी जरूर वहां तक उस रेंज की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। करंट लेवल पे अब स्टॉप लॉस जो रखना चाहिए वो होना चाहिए करीब 826 के आसपास, और अपसाइड के टारगेट होना चाहिए इसमें 890 से लेकर 940 तक की। डीएसपी म्यूचुअल फंड के कल्पेन पारिक ने हमारे साथ बातचीत में बाजार पे क्या व्यू दिया। 11 अलग अलग थीम्स पे हाईलाइट किया है। उसमें 2 डोमिनेंट पॉइंट जो मुझे बताना है आप सबसे, वो ये है कि नॉर्मली जब दुनिया भर में एक स्लोडाउन होता है, इंडिया का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो भी डिक्लाइन होता है। लेकिन इस बार पिछले 6 महीने में हमने देखा है कि क्रेडिट ग्रोथ इन्फ्लेक्ट हो रहा है आफ्टर 4-5 इयर्स। तो एक जो बैंकिंग सिस्टम का जो स्ट्रेंथ है ऑन अ लोअर बेस ऑफ वैल्यूएशन is something to watch out for. So that is one important trend जिसमें हमें लगता है कि पैसा बन सकता है और काफी सारा रिस्क भाव में आ चुका है। और एक दूसरा जो डोमिनेंट ट्रेंड प्योरली फ्रॉम अ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू ये दिख रहा है कि 2015 के बाद हेल्थ केयर सेक्टर इज at a significant cycle lows. So, almost 65% of the companies in the healthcare sector are below their average valuation multiples on various dimensions. No doubt, healthcare sector में थोड़े negative trends हैं in terms of the pricing pressure in the US market, and many of our companies are having large chunks of their investments in US. तो उसके वजह से sentiment negative है, लेकिन अगर आप सिर्फ valuation का trend देखें तो वहां पे एक opportunity दिख सकती है। तो ये 2 बड़े important drivers है जो हम देख रहे हैं। और एक तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे आपने बताया कि इंडिया का डोमिनेंस इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स, इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हो रहा है, तो वहां पे काफी अपॉर्चुनिटीज हमें दिख रही है इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल्स, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और केपेक्स वाले सेक्टर्स में। लेकिन हमारा ये भी मानना है साथ में कि पिछले 1 साल में ये सेगमेंट ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। तो इन्वेस्टर को ये दोनों को बैलेंस में रख के अपने पोर्टफोलियोज को डिजाइन करने की जरूरत है। आज की तारीख में हमारे पोर्टफोलियो में है काफी सारी सरकारी कंपनीज, जैसे आपको बताया हमने कुछ पोर्टफोलियोज में डिफेंस स्टॉक्स है, फिर पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स है, कहीं कहीं पे कोल इंडिया है। तो देयर आर सिलेक्ट स्टॉक्स विच आर अ पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो हमारा जो 80-90 हजार करोड़ का इक्विटी पोर्टफोलियो है, उसमें सबसे बड़ा डोमिनेंट वेट जो है वो फाइनेंशियल्स का है, बैंक्स और एनबीएफसीज का है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पिछले 5 साल में एक बहुत बड़ा क्लीन अप हुआ है बैलेंस शीट्स में बैंक्स के, और 5-6 साल के बाद पहली बार अब क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट में दिख रहा है। तो और दूसरा ये काफी हद से एक डोमिनेंट डोमेस्टिक सेक्टर है। और आगे हमें ये पता है कि अगले 2 से 3 साल में शायद 2 से 3 क्वार्टर में यूरोप में वीकनेस दिख रही है, चाइना का ग्रोथ स्लो हो रहा है, यूएस में स्लो डाउन की बातें हो रही है। तो ये सब ध्यान में रख के हमने कोशिश ये की है कि जो डोमेस्टिक सेक्टर्स है इसे हम अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा ध्यान दें। हमने देखा है कि पिछले 3 साल का जो 20% का निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ आया है, इसका काफी हद से ये ग्रोथ ग्लोबल सेक्टर से आया है, जैसे मेटल कंपनीज, ऑयल एंड गैस कंपनीज और टेक। सो दीज आर 3 ग्लोबल सेक्टर्स विच हैव कंट्रीब्यूटेड टू द प्रॉफिट ग्रोथ इन द लास्ट 3 years। अगले 3 साल में जो प्रॉफिट ग्रोथ आएगा, हमारा ये मानना है कि हमें ज्यादातर डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए, और यहाँ पे बैंकिंग हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेक्टर है। और इसमें कुछ बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक है या एचडीएफसी बैंक है, ये हमारे टॉप 2 वेट्स है। और कुल मिला के दोनों के बीच में ही 15 से 20% ऑफ द पोर्टफोलियो सिर्फ ये 2 स्टॉक में होगा।
बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज सुबह जब ओपनिंग में ही हमने निकुंज से उनका व्यू पूछने की कोशिश की थी कि जो भारतीय बाजारों की जो आउट परफॉर्मेंस है, उन्हें आउट परफॉर्मेंस दिखती है या फिर क्योंकि यूएस मार्केट तो अब तक लगभग 15% नीचे है और हम अब भी इस साल में 2% लगभग ऊपर है इस सारी वॉलेटिलिटी के बाद भी, तो क्या भारतीय बाजार आउट परफॉर्म कर रहे हैं या ये डीकपलिंग का एक सिनेरियो बनता है? आइए उन्होंने क्या कहा। देखिए, आपको ये समझना है कि ये आउट परफॉर्मेंस है, डीकपलिंग है। ये एक बड़ी बात है, मगर क्या ये फैक्ट है? और डेटा आप देखिए, इस साल डाउ 14% नीचे है। मैं तो नैस्डैक की बात भी नहीं कर रहा हूँ, उसके अंदर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है तो वहां मैं जा भी नहीं रहा हूँ, मगर डाउ इस साल 14% नीचे है और आप इस साल करीब करीब 2% ऊपर है। निफ्टी को अगर आप देखें तो निफ्टी इस साल 2% ऊपर है। तो एक आप मैसिव रूप से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और हम आउट परफॉर्मेंस जब बात करते हैं तो हम एक महीने की आउट परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं, एक क्वार्टर की आउट परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं, हम 9-10 महीने की बात कर रहे हैं, करीब 9 महीने हैं। 9-10 महीने से आप देखिए किस प्रकार से आप एक अलग राह पर चल रहे हैं। तो जब आप एक अलग राह पे चल रहे हैं तो आप उसका आउट परफॉर्मेंस बोलेंगे या डीकपलिंग बोलेंगे? अभी डीकपलिंग एक डेंजरस वर्ड होता है, बिकॉज हमने हिस्टोरिकली जब भी डीकपलिंग देखी है तो डीकपलिंग आने में डीकपलिंग कई बार नहीं होती है। मगर मैं ये बात आज इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मैं सब जब डेटा देख रहा था तो ये बात मेरे माइंड में आई कि इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस जब आता है तो आप उसका आउट परफॉर्मेंस बोलेंगे या डीकपलिंग है? तो बॉटम लाइन ये है कि आपका जो मार्केट है, आपकी जो इकोनॉमी है, आपका जो अर्निंग साइकिल है, आपकी जो बिजनेसेस हैं, आपका जो कंजम्पशन पैटर्न है, वह दुनिया से बहुत हटकर है। यूरोप में बहुत बड़ी एनर्जी क्राइसिस चल रही है, अमेरिका में रिसेशन का स्लो डाउन है, चाइना के अंदर तो किसी को नहीं पता कि वहां पर क्या आ रहा है। तो आप एक प्रकार से अलग राह पर चल रहे हैं और राह पे जब दूसरी चलते हैं तो उसको मैं डीकपलिंग बोलता हूं, उसको मैं आउट परफॉर्मेंस नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो निकुंज तो इसे डीकपलिंग बोल रहे हैं। अब एक बार इसके मायने भी समझ लेते हैं कि किस तरह से ग्लोबल बाजारों के मुकाबले भारत की ग्रोथ क्यों एक अलग कहानी बयान कर रही है, किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है दूसरी मार्केट्स के मुकाबले इंडिया का। आइए एक बार शरद से ये सारे डेटा पॉइंट समझते हैं। जी बिल्कुल, भारत है आगे और दुनिया है पीछे, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड है डीकपलिंग, इसके बारे में मैं बता देता हूं कि भारतीय बाजारों में जो ग्लोबल ट्रेंड के जो विपरीत तेजी का चाल है उसको डीकपलिंग कहते हैं। अब क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो डीकपलिंग को जो है इम्पैक्ट कर रहे हैं, या जो कह रहे हैं हम लोग कि आउट परफॉर्मेंस कहें या डीकपलिंग, तो उस पर सबसे पहला आता है महंगाई, इन्फ्लेशन। यहाँ पे भारत की जो इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन है वो थोड़ी सॉफ्टन हुई है, थोड़ी कम हुई है जुलाई के मंथ में, ऑलमोस्ट 6.71% का। लेकिन उसी तरफ अगर आप यूके की इन्फ्लेशन देखें या यूएस के इन्फ्लेशन देखें, वो अभी भी अपने 40 ईयर हाई लेवल्स पे चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने हाई लेवल्स पे जो है इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है आपको देखने मिल रही है यूके और यूएस में। इसके अलावा अब अर्निंग्स पे फोकस करते हैं, जून क्वार्टर की जो अर्निंग्स थी उनकी ईपीएस ग्रोथ पे देखते हैं, तो यहाँ पे भी देखते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स में लगभग 20% का ग्रोथ आया है। और वही आप S&P 500 इंडेक्स ले लीजिए या यूरो स्टॉक्स 50 ले लीजिए, यहाँ पे सिर्फ 12 से लेकर 13% का ईपीएस ग्रोथ देखने मिला है। अब जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े भी देख लेते हैं, और ऑफ कोर्स आपके यूएस और यूएस में जो एक डी ग्रोथ देखने मिल रहा है जीडीपी का। हालांकि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है 13.5% का है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो है आपको मूवमेंट्स देखने मिल रहा है आपको मैक्रो डेटा पे। इसके अलावा ऑटो सेल्स नंबर्स भी बहुत स्ट्रांग आए हैं, स्पेशली आपके पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, तो यहाँ पे भी एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। सर्विसेज पीएमआई में भी इंप्रूवमेंट आया है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, जो आपके सर्विसेज की जो इंडेक्स होती है उसको हम ट्रैक करते हैं। और आखिर में जीएसटी कलेक्शंस के बारे में कहूँगा, यहाँ पे भी लगभग 28% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिली है। अब ये तो हुई बात आपके मैक्रो की, लेकिन बाजार में कि जो आउट परफॉर्मेंस देखी गई है आप भारत में, निफ्टी 50 इंडेक्स ओनली इंडेक्स है जो आप पॉजिटिव में 2% ऊपर है 2022 में। आप निक्केई ले लीजिए, हैंगसेंग ले लीजिए, 4 से 14% का गिरावट यहाँ देखने मिला है। और अगर और भारी गिरावट की देखें बात, तो हैंगसेंग, यूरो स्टॉक्स और इवन नास्डैक, ये तीनों हेडलाइन नंबर्स में भी आप देख सकते हैं कि 18 से लेकर 26% तक का इस साल इस इंडिसेस में गिरावट देखने मिला है। तो ये बड़े ट्रिगर्स हैं जिसके चलते हम बात कर रहे हैं कि बाजार को, भारतीय बाजारों को ग्लोबली हेडविंड से, ग्लोबल मैक्रो एनवायरनमेंट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, और इसीलिए इसके लिए डीकपलिंग की बात की जा रही है। इंटरेस्टिंग स्टॉक दिखाऊं, किर्लोस्कर ऑयल इंजन, वो स्टॉक लेके आए डायरेक्टर साहब। इंट्राडे ग्राफ, ध्वनि से पूछते हैं कि उनको क्या कमाई की ध्वनि आ रही है इस वाले स्टॉक में। 190 से हम ट्रैक कर रहे हैं, देखिए इंट्राडे। आज आपको 225, 224 में फिर एक चांस मिला था, करेक्ट, 233 पे बंद हो रहा है। ये इंट्राडे रिकवरी जो होती है यूजुअली अच्छे स्टॉक में जब प्रॉफिट टेकिंग आती है,
पुराने लोग जो 30-40 रुपए खा चुके हैं ऑलरेडी, वो निकलना चाहते हैं क्योंकि वो पूरी स्टोरी नहीं देख रहे, वो एंट्री लेना, नए लोग एंटर लेते हैं। जरा इसके चार्ट पर चेक करके बताइए ध्वनि, क्या लग रहा है, क्या लेवल्स आ सकते हैं 6 महीने में? जी बिल्कुल, यहाँ पे किर्लोस्कर का एक ट्रेंड अगर हम देख रहे हैं तो डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद हमें अच्छा रिवर्सल मिला है। 123 के लेवल्स के पास इसका सपोर्ट लेवल बना था, उसके बाद हमने सिर्फ इसमें एक वन साइड मूवमेंट देखी है। करंट लेवल से भी इसका जो नेक्स्ट अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है तो ब्रेकआउट लेवल बन रहा है वो 238 का बन रहा है। 238 के लेवल्स के ऊपर इसके अंदर फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। अगेन इसके अंदर हम टारगेट रखेंगे, फर्स्ट जो रहेगा वो 275 का टारगेट रहेगा। बिल्कुल। और अगर थोड़ा लंबा व्यू लेके इन्वेस्टमेंट के लिए बात करें, लॉन्ग टर्म चार्ट्स, क्योंकि मैं देख रहा था अभी, डायरेक्टर साहब अगर आप जल्दी से इसका 5 साल 10 साल का चार्ट दिखा सकें, ये जो है ग्रुप ओवरऑल किर्लोस्कर, ऑयल इंजन, न्यूमैटिक्स और भी बहुत सारे इनके स्टॉक्स हैं, ये एक 5, 7, 8 साल के साइडवेज मूवमेंट में चले गए थे, उसके बाद धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। तो ये यूजुअली जब 8-9 साल या 5 साल प्लस के साइडवेज के बाद कोई स्टॉक वापस आते हैं तो वो एक मेजर ट्रेंड रिवर्सल होता है। आपको लॉन्ग टर्म चार्ट्स ध्वनि क्या बता रहे हैं इसके? लॉन्ग चार्ट्स पे भी जो मैंने लेवल यहाँ पे डिस्कस करे कि 285 का एक लेवल है, उसके बाद अगर हम इसका डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी हमें एक देखने को मिल रहा है यहाँ पे 2017 से लेके 2020 के लोज तक का, तो वहां पे एक हम रिट्रेसमेंट बनाते हैं तो 310 के लेवल्स बन रहे हैं, जो 61.8% गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल जिसे हम कहते हैं वो भी यहाँ पे बन रहा है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे एक थोड़ा सा इसमें कंजर्वेटिव लेके चलेंगे, 6 से 8 महीने का अगर यहाँ पे होराइजन है तो 310 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर हमें क्लोजर मिलता है तो डेफिनेटली इसके अंदर काफी एक अच्छा पोटेंशियल बनता है। ऊपर की तरफ में 414 तक के भी टारगेट्स इसको 1 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए हम पकड़ के चले तो देख सकते हैं। जबरदस्त, ये पॉसिबिलिटी है किर्लोस्कर ऑयल इंजन में। और कुछ इंटरडे मूवमेंट वाले स्टॉक्स, और अंबुजा सीमेंट देखिए, अंबुजा भी अभी लास्ट 5 मिनट में भी बढ़ रहा है। एसीसी भी अब चलने लग गया है, एसीसी में भी बड़ी अच्छी मूव दिख रही है, अंबुजा एसीसी दोनों। जी हाँ, 4.5%। अभी देखिए लास्ट 15-20 मिनट में हमने जब बात की 13 रुपए ऊपर था, करीब 24 के आसपास। जी हाँ, उसके बाद एकदम से स्पर्ट आ गया। बीटीएसटी लेके जा रहे हैं क्या राजेश अंबुजा सीमेंट्स को लोग? तो अजय जी, लास्ट 10-15 मिनट में काफी बड़ी वॉल्यूम एक्शन देखने को मिली अंबुजा सीमेंट में, और जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था कि अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बिल्कुल बढ़ते हुए दिख रहा है। तो 445 का लेवल तो इसके लिए एक इमीडिएट लेवल है, उसके ऊपर ये निकलेगा तो हमें लगता है कि मोमेंटम 480 की तरफ ये स्टॉक में आते हुए दिखेगा। एक शॉर्ट कवरिंग का मूव भी बनेगा, क्योंकि अगर इसके हम ऑप्शन चेन डेटा देखें तो यहाँ पे आज के लेवल के हिसाब से 444.60 ये स्ट्राइक पे हमें लगता है कि एक अनवाइंडिंग का ट्रेड भी बनते हुए दिख सकता है अब, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे वीकली चार्ट पे यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो बीटीएसटी लिया जा सकता है ये स्टॉक को, अंबुजा सीमेंट को, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 428 का, अपसाइड में 445, और उसके बाद टारगेट आना चाहिए 460 तक के। ठीक है, टारगेट्स के लिए एक ट्रेड रहेगा राजेश का, बीटीएसटी ट्रेड भी। दूसरे बीटीएसटी और ट्रेड्स भी जानेंगे, लेकिन उस बीच एक खबर जो प्रकाश लेकर आए एक बार उसको फिर से रिविजिट करते हैं। ट्रांसमिशन सेक्टर में बराबरी का मौका देने के लिए सरकार बड़े रिफॉर्म्स की तैयारी में। सरकार पावर ग्रिड से सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी को अलग कर सकती है, और इस पर एक बार डिटेल सारी प्रकाश से समझ लेते हैं। प्रकाश बताएं। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार सीटीयू यानी कि सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी लिमिटेड को पूरी तरीके से पावर ग्रिड से अलग करने जा रही है। इसकी योजना भी लगभग तैयार की जा चुकी है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पावर मिनिस्ट्री ने कैबिनेट नोट को लगभग अंतिम रूप दे दिया है, और जैसे ही कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, सीटीयू एक इंडिपेंडेंट पीएसयू कंपनी होगी जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा। अभी सीटीयू पावर ग्रिड की 100% सब्सिडरी कंपनी है। ऊर्जा मंत्रालय ने यह प्रस्ताव इसलिए तैयार किया है ताकि ट्रांसमिशन सेक्टर में लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया जा सके। गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनियों के बीच में किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो, क्योंकि इंडस्ट्री लगातार इस मसले को उठाती रही है कि क्योंकि पीजीसीआईएल जो है एक प्लानर भी है ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के लिए, और साथ ही साथ पार्टिसिपेंट भी है, लिहाजा उसको इसका फायदा हो रहा है। साथ ही साथ उन प्रोजेक्ट्स के मसले में जहां पर टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां भी पावर ग्रिड को अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने एक प्रस्ताव तैयार किया है
कि अब सीटीयू को पूरी तरीके से पावर ग्रिड से अलग कर दिया जाए, यानी प्लानिंग की पूरी जिम्मेदारी अब पावर ग्रिड से अलग कर दिया जाएगा। पावर ग्रिड दूसरी कंपनियों की तरह ही इन प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करती रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि देश में करीब 90% से भी अधिक ऐसे ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर या तो पावर ग्रिड का अधिकार है या फिर पावर ग्रिड उसको ऑपरेट कर रही है। लेकिन नए बदलाव से प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनकी हिस्सेदारी बढ़ सकती है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट होगा और कंपनियों के लिए काफ़ी अवसर भी है आने वाले दिनों में। अगर आप इस पर नज़र डालें तो सरकार ने ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे फेज को मंजूरी दे दी है, जिसकी लागत करीब 12,000 करोड़ रुपए है। साथ ही साथ जो लेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स है जिसकी लागत करीब 25,000 करोड़ रुपए है, वो भी अंतिम चरण में है। तो जाहिर तौर पे आने वाले दिनों में ट्रांसमिशन कंपनीज के लिए काफी अवसर पैदा हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि बाजार में ऑलराउंड वीकनेस नहीं है। अगर आप ब्रॉडर मार्केट इंडिसेस को देखें, सेंसेक्स नेक्स्ट 50, फिर आप देखिए निफ्टी जूनियर, हाँ ये देखिए अच्छी रिकवरी, निफ्टी जूनियर, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स, दोनों निफ्टी और सेंसेक्स की आपको आउट परफॉर्मेंस दिखेगी बड़ी इंडिसेस से। तो कहीं ना कहीं वहां पे ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है। क्या ध्वनि यहां से बीटीएसटी लेके क्या जाने वाले स्टॉक्स आपको नजर आते हैं? सबसे पहले मुझे बीटीएसटी के लिए जो नजर आ रहा है वो है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में अगर हम देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे हम इसकी प्राइस ट्रेजेक्टरी की बात करें तो एक हमें हायर हाई की फॉर्मेशन देखने को मिली है। इंट्राडे चार्ट्स को अगर हम यहाँ पे पुल करते हैं तो आज के दिन में भी हमें एक स्लो यहाँ पे अपसाइड का एक मोमेंट देखने को मिला है। करंट लेवल से भारत फोर्ज में बाय के ट्रेड्स बनते हैं। ऊपर की तरफ में जो फर्स्ट टारगेट इसके बन रहे हैं तो 798 का एक फर्स्ट टारगेट बन रहा है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा वो 765 का रहेगा। दूसरा कॉल जो मेरा है वो बीटीएसटी, तो डेफिनेटली यहाँ पे इसके अंदर जो हमें मोमेंटम देखने मिल रहा है, मैं सीमेंट सेक्टर की यहाँ पे बात कर रही हूँ। एसीसी जो है तो हमें ऑलरेडी अंबुजा के लिए तो ऑब्वियसली बाय रिकमेंडेशन मिल चुकी है, बट एसीसी जो है वो अभी एक ऑल टाइम हाई की तरफ नहीं बढ़ा है। यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा पोटेंशियल इसके अंदर दिख रहा है और बीटीएसटी के लिए तो इसको डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं। बट बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हमारा पोजिशनल ट्रेड बन रहा है जिसके अंदर 2800 तक के एक अपसाइड टारगेट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। उसका रीजन बहुत ही सिंपल है। इसका अगर हम डेली चार्ट देखते हैं तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन इसके अंदर बन रही थी और एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा था, जिसके जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट हमें मिल चुका है ऑलरेडी एक 17 अगस्त की ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे, और उसकी रीटेस्ट भी हो चुकी है। यहाँ से भी स्टॉक का जो अपवर्ड मोमेंटम है वो जारी है और 2800 के टारगेट्स प्ले कर सकते हैं। नीचे जो स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें मेंटेन करना रहेगा तो पोजिशनल ट्रेड के लिए हम यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 2200 का, और बीटीएसटी ट्रेड अगर किसी को सिर्फ यहाँ पे करना है तो 2280 का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। बीटीएसटी ट्रेड्स आपको एसीसी अंबुजा जैसे काउंटर्स पे, तो सीमेंट्स पैक्स ऐसा है तो आपको बीटीएसटी ट्रेड दिख रहे हैं। इसके अलावा क्या स्टील पैक से कोई बीटीएसटी ट्रेड दिखता है? अगर जिस तरह की तेजी इस वक्त आपको स्टील पैक दिखा रहा है, क्या कोई कैरी फॉरवर्ड ट्रेड यहां से आप सजेस्ट करेंगे ध्वनि? वहां पे भी नेशनल एल्यूमिनियम का जो चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं तो उसमें डेली चार्ट पे हमें एक 50 पीरियड की एवरेज के ऊपर आज क्लोजर मिल रहा है। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि इसमें शॉर्ट टर्म 30 मिनट्स के चार्ट पे भी जो गैप यहाँ पे हमें बनाया था उस गैप के ऊपर हम क्लोज कर चुके हैं, और गैप का जो क्लोजर यहाँ पे बन रहा है तो गैप का क्लोजर हमें 82 के लेवल्स के पास बन रहा है। करंट लेवल से नेशनल एल्यूमिनियम में भी एक बीटीएसटी ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। आप कुछ बीटीएसटी ट्रेड किसी और स्पेस से ऐड करेंगे? दोनों ने आपने सीमेंट पैक से तो एक ट्रेड दिया, आपका दूसरा कौन सा स्टॉक होगा या सेक्टर होगा जो कैरी फॉरवर्ड दिख रहा है? प्रियंका जी, मुझे लगता है कि स्टील स्पेस पे तो ऑलरेडी हमने शो की शुरुआत में बात करी थी। तो पहला स्टॉक टाटा स्टील हम यहाँ पे कैरी करने की सलाह देंगे। दूसरा स्टॉक हमें जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो है ब्रिगेड इंटरप्राइज। ये स्टॉक में देखें तो वीकली चार्ट पे देखेंगे तो ये स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। और जिस तरीके से आज प्राइस एक्शन बनी है ब्रिगेड में, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से 595 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। 555 का स्टॉप लॉस होगा। दूसरा स्टॉक होगा यहाँ पे मिड कैप स्पेस से वरुण बेवरेजेस का। स्टॉक में एक अच्छा कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड देखने को मिला है। स्टॉक में 4 से 5 वीक का एक नैरो रेंज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज प्राइस एक्शन में बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है वरुण बेवरेजेस वीबीएल को भी यहाँ पे बीटीएसटी किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट आना चाहिए इसमें करीब 1140 1150 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब
1065 का। एक स्टॉक और जो हमारे रडार पे है वो है क्रॉम्पटन का, F&O स्पेस से। क्रॉम्पटन में भी देखें तो जिस तरीके से आज ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है स्टॉक में, पिछले 3-4 दिनों से जो एक करेक्शन था वो कहीं ना कहीं रिवर्स होते हुए दिखा। इस तरीके की प्राइस एक्शन बनी है स्टॉक ने, ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके जो रिट्रेस वापस से किया है, हमें लग रहा है ये स्टॉक में यहाँ से 425-430 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। 403 के स्टॉप लॉस से क्रॉम्पटन भी बाय करने की सलाह रहेगी BTST में। अजय जी की तरफ से तो कई सारे बुलिश ट्रेड्स यहाँ दिख रहे हैं। वरुण बेवरेजेस, क्रॉम्पटन, ACC, अंबुजा, ये सारे स्टॉक्स ट्रैक कर रहे हैं और ब्रिगेड इंटरप्राइज, इस पर भी उनको तेजी अच्छी दिखती है। आज आपको अगर आज दिन भर के समरी को हमें मार्केट को एक समराइज करना हो कि किस तरह के ट्रेड्स आपको क्लियरली दिखे, तो एनर्जी पैक टॉप गेनर्स में आपको एनर्जी स्टॉक्स दिखे, मेटल ने बहुत अच्छी एक रिबाउंड्स दिखाई आज, और साथ ही इंफ्रा और कमोडिटीज जैसे काउंटर्स ने भी, स्पेसेस ने भी अच्छी मूवमेंट दिखाई। ब्रॉडर मार्केट में आपको काफी अच्छा एक्शन दिख रहा है, जबकि बैकफुट पे आपको आज फिर से लगाज जो थे वो थोड़े FMCG और मीडिया फाइनेंस पैक से आपको देखने को मिले। लेकिन मिड कैप और स्पेशली F&O सेगमेंट में जो काउंटर्स दिखे जिनमें अच्छी मूव थी, उनके टॉप गेनर्स में आपको अपोलो टायर स्टॉक दिखाई दिया। 7% की तेजी के साथ अपोलो टायर इस वक्त तेजी के साथ बंद होते जा रहा है। टायर पर हम ट्रिगर्स भी बात कर रहे थे, हमने देखा था कि M&M फाइनेंस के अच्छे डिस्बर्स नंबर्स आए, उसके बाद फाइनेंस काउंटर्स में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, वहां अच्छी मूव अप दिखने लग गई है। 5% की मूव आपको आज की ट्रेड में दिख रही है। क्रॉम्पटन तीसरा एक बड़ा स्टॉक F&O स्पेस में, लगभग 4.5% की मूव यहाँ, और यहाँ पर क्रॉम्पटन पे अभी राजेश का एक BTST ट्रेड भी है। ACC, अंबुजा, इन दोनों में आपको कैरी फॉरवर्ड ट्रेड दिख रहे हैं और ये लास्ट टाइम में आपको स्ट्रॉन्ग भी दिख रहे हैं। कुछ और मिड कैप बैंक स्पेस से PNB जैसे काउंटर्स भी आज तेज दिखाई दे। संजीव सिंह की कॉल भी है, 4.5% की यहाँ मूव दिखी। शुगर स्पेस 3 महीने की ऊंचाई पर यहाँ दाम है और आप इसके चलते देख रहे हैं बलरामपुर चीनी जैसे काउंटर्स 3% की मूव वहां दिख रही है। आज आपको जितने भी फार्मा काउंटर थे, लार्ज कैप फार्मा, वहां पर आपको बाइंग इमर्ज होती हुई दिख रही है क्योंकि वो बहुत वैल्यू कंप्रेस हो चुकी है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, एबर्ट, ग्लेनमार्क, सिप्ला, ये सारे काउंटर्स, इनफैक्ट हॉस्पिटल काउंटर्स लाइक अपोलो हॉस्पिटल, ये भी अच्छी मूव दिखा रहे हैं। अदानी स्टॉक में अदानी एंटरप्राइज लगभग 3% की मूव यहाँ पर 3450 के लेवल पर क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है। मेटल पैक में अगर बात करें तो यहाँ स्टील और एल्यूमिनियम दोनों की चाल आपको अलग दिखेगी। एल्यूमिनियम पैक में जहाँ तेजी आपको रेजिडेंस कुछ दिन पहले भी देखने को मिलती, लेकिन आज आपको एल्यूमिनियम पैक से नैल्को, वेदांता, ये काउंटर्स तेज दिखाई दे रहे हैं। स्टील पैक से आपको टाटा स्टील जैसे काउंटर्स तेज दिखाई दे रहे हैं, JSW स्टील जैसे काउंटर्स तेज दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा आपको कुछ और दूसरे काउंटर्स जहाँ अच्छा शॉर्ट करने का बाउट था, उनमें SRF जैसे काउंटर है, इंडिया मार्ट जैसे काउंटर्स है, वर्लपूल, जुबिलेंट फूड, ये सारे काउंटर्स हैं। आज रिलायंस ने इंडेक्स मैनेजमेंट का काम आज भी बेखूबी निभाया। लगभग 1.5% की तेजी आपको रिलायंस सुबह तेज दिखाई दिया, हालांकि वो गेन इरोड हुआ है, लेकिन एक अच्छा सपोर्ट आपको रिलायंस देगा। 0.5% की तेजी आप देख रहे हैं। और एनर्जी पैक पूरा एनर्जी बास्केट में आपको अच्छी मूव दिख भी रही है। सिंगापुर GRM फिर से आपको बता दें कि वो तेज है, लगभग 48% की मूव देखने को मिली है, जो अपने लोस पर $4 पर बैरल के नीचे चले गए थे, उससे अब लगभग $9 पर बैरल के पास आपको सिंगापुर GRM दिख रहे हैं। और उसके चलते आप देख रहे हैं कि एनर्जी पैक में अच्छी मूव है। पावर स्पेस में एनर्जी अच्छी मूव दिखाई दे रही है। पावर स्पेस में कई सारे रिफॉर्म्स का एक ट्रिगर भी है, जिसके चलते हम लगातार वहां पे भी बड़ी मूव देखते हैं। इसके अलावा दूसरे जो स्पेसेस तेज दिखाई दे, उसमें आपको कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स लाइक यहाँ पर शुगर स्पेस की हमने बात की, टायर स्पेस, पॉकेट्स अगर बात करें, यहाँ पर तेजी भी आपको मिड कैप बैंक्स में, कैपिटल गुड्स में कुछ काउंटर्स, चाहे वी गार्ड, इगराशी और प्राज, एलगी इक्विपमेंट जैसे काउंटर्स तेज दिखाई दिए, ABB जैसे काउंटर्स तेज दिखाई दिए। और पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टील में कुछ जिंदल स्टील जैसे काउंटर्स, सेल, उषा मार्टिन, ये सारे काउंटर्स आपको आज फिर से तेज दिखाई दिए। और फाइनेंस में आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जैसे काउंटर्स में भी तेजी आज के दिन में दिखाई दी। तो बाजार 16,600 के आसपास यहाँ सेटल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी ऑलमोस्ट आपको 50-50 के पास दिखाई दे रही है। तो आज बाजार ने एक बार के तो बैंक निफ्टी पर 40,000 का लेवल दिखाया, वहां से वापस रिट्रेस हुआ और अब आप यहाँ देख रहे हैं बैंक निफ्टी को लगभग 39,666 के पास और 17,650 के पास आपको निफ्टी की क्लोज आज मिल रहा है। तो देखना होगा कि ओवरनाइट क्यूज किस तरह थे। कल यूएस मार्केट्स बंद थी, आज यूएस मार्केट्स कैसे रिएक्ट कर सकती हैं और उसके बेसिस पे कल क्या ये रेजिलियंस बनी रहेगी, क्या हम अटेम्प्ट करेंगे और ऊपर 17,700 की तरफ, 17,800 की तरफ के ऊपर अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि बेस 17,500 के पास एक्सपर्ट मानते हैं काफी स्ट्रॉन्ग है, जिस तरह की पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। फिलहाल मार्केट को आज यही समेटते हैं। सुबह आपसे ओपनिंग शो में फिर होगी मुलाकात। हमारे एक्सपर्ट्स राजेश और साथी ध्वनि, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज समय दिया आपने और अपनी ट्रेडिंग पिक्स हमसे शेयर की।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।